जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः एक बार आगे बढ़ाते हैं। और हम लास्ट में पढ़ रहे थे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये पढ़ लिया था। और आप पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रिया। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के बीच आपस में एक रूपता होती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के बीच क्या होती है? राज्यों के बीच या आपस में एक रूपता पाई जाती है। एक रूपता को बनाए रखा है, एक रूपता, यानी राज्यों को ये नहीं लगे कि हमारा मतमूल्य कम है और उसका ज़्यादा है, तो उसका मतमूल्य निकाला जाता है जनसंख्या के आधार पर। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उतना होगा उसका मतमूल्य। दूसरी बात करें कि राज्यों और संघ के बीच, राज्य और केंद्र के बीच, राज्य व केंद्र के बीच समतुल्यता है। क्या है? समतुल्यता बनाई गई है। कैसे? मान के चलो राज्यों का मतमूल्य 100 है, तो जो केंद्र का है, संसद का है, उसका भी मतमूल्य कितना होगा? 100। इसे कहते हैं समतुल्यता। अब ये कैसे होगी, क्या होगी, वो देखते हैं। देखो, हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता वरीयता क्रम में वोट देता है। किसमें देता है? वरीयता क्रम में। यानी जितने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, मतदाता पसंद के आधार पर सभी को क्या देता है? वोट देता है। क्या देता है? वोट देता है। और इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए का क्या होता है? मतमूल्य होता है। क्या होता है साहब? मतमूल्य। तो उसका एक सूत्र होता है, तो उसको देखते हैं। विधायक कहाँ होते हैं? राज्यों, विधानसभा। विधायक एमएलए का मतमूल्य का सूत्र क्या सूत्र है साहब? देखो, इसका जो सूत्र है वो है राज्य की जनसंख्या डिवाइड बाई राज्य की जनसंख्या। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 1000। यानी राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, क्या है? निर्वाचित सदस्य, उनका भाग दे दे और फिर उसे 1000 से पुनः डिवाइड कर दे, संख्या को कम करने के लिए। ये है राज्य की एमएलए का मतमूल्य निकालने का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब देखो, इसमें जो जनसंख्या ली जाती है वो जनसंख्या ली जाती है 1971 वाली। इसको क्या माना गया है? आधार माना गया है 1971 की जनसंख्या को। देखो, अनुच्छेद 55 में तो ये लिख रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या होगी, जिस समय चुनाव हो रहा है उससे पहले
जिस जनसंख्या के आंकड़े आ चुके हैं वो जनसंख्या के आधार पर वोट वैल्यू निकाली जाएगी। जनसंख्या के आंकड़े 10 वर्ष बाद आते हैं। कितने वर्ष बाद आते हैं? 10 वर्ष बाद। तो जनसंख्या के जो आंकड़े आने वाली जो पूर्ववर्ती जनसंख्या है, चुनाव से पूर्ववर्ती जनसंख्या के अंतिम आंकड़े आ चुके हैं, उसकी जनसंख्या ली जाएगी। अब देखो साहब, जब पहली बार, तो इसमें जैसे हमारे यहाँ पहली बार राष्ट्रपति का संविधान के अनुसार चुनाव हुआ, वो चुनाव कब हुआ? चुनाव, तो जब चुनाव हुआ पहली बार, तो वो चुनाव हुआ 1952 में, 1952 में चुनाव हुआ। तो उस समय इससे पहले जो जनसंख्या के आंकड़े आ चुके थे, जनसंख्या, क्या? जनसंख्या। तो जो 1952 में चुनाव हुआ था, तो उस समय जो जनसंख्या के आंकड़े थे 1951 के आंकड़े थे। तो यानी 1952 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कौन सी जनसंख्या ली गई? 1951 वाली जनसंख्या ली गई। इसके बाद राष्ट्रपति का जो अब दूसरी बार चुनाव हुआ 5 वर्ष बाद होता है, तो 1957 में। तो अब इससे पहले जो जनसंख्या थी वो कौन सी थी? 51 वाली। तो इससे पहले भी जनसंख्या कौन सी थी? यानी 1957 में जब चुनाव हुए तो जनसंख्या 51 वाली ली गई, क्योंकि ये पूर्ववर्ती जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जब इलेक्शन होगा 1962 में, कब होगा? 1962 में इलेक्शन होगा। इसका मतलब जनसंख्या 10 वर्ष। तो अब जो जनसंख्या के आंकड़े आ चुके होंगे वो कौन सी के आ चुके होंगे? 1961 वाली के, 61 वाली के आंकड़े लिए गए। इसके बाद अब इलेक्शन होगा 67 में। कब होगा? 67 में। अब जब 67 में चुनाव हुआ तो जनसंख्या तो यही रहेगी, नए आंकड़े नहीं आए। इसके बाद जो इलेक्शन हुआ 1972 में, 1972 में इलेक्शन हुआ तो जनसंख्या के कौन से के आंकड़े लिए गए? जनसंख्या के जो आंकड़े लिए गए वो कौन सी लिए गए? यानी अब जो जनसंख्या थी 1971 वाली आ चुकी थी। इसके बाद जो आंकड़े लिए गए, तो यानी 72 के बाद कब होगा इलेक्शन? 77 में, 1977 में। तो अब आंकड़े कौन सी के लिए गए? 71 वाली के लिए गए। अब 77 के बाद जब इलेक्शन होगा कौन सा? 1982। अब यानी जनसंख्या कौन सी आनी चाहिए? 81 वाली आनी चाहिए, परंतु 81 वाली जनसंख्या आनी चाहिए, परंतु जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने इसका किया विरोध। क्या किया? इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, यानी इंदिरा गांधी ने, हमारे पे यूएनओ वगैरह इनका दबाव था और इंदिरा गांधी ने लोगों की जबरदस्त क्या करवाई? नसबंदी करवाई। उन्होंने कहा भैया कि आपके यहाँ तो काम तो है नहीं कुछ, आपके यहाँ जो उत्तर पश्चिम के राज्य हैं, उन्होंने साउथ वालों ने कहा कि जो यूपी बिहार वाले राज्य हैं, राजस्थान, इनके पास काम तो है नहीं, बेरोजगार हैं, और बेरोजगार है तो वो क्या करते रहते हैं? जनसंख्या को बढ़ाते रहते हैं। और बेरोजगार आदमी काम करेगा क्या? भाई कुछ तो करेगा ना वो। अब जिसके पास काम नहीं है तो व्यक्ति की प्रकृति है कि वो कुछ तो करेगा, बैठा नहीं रह सकता। तो उन्होंने जनसंख्या बढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि आप एक तो इन कार्यक्रमों को सही से लागू नहीं कर रहे हो जो सरकार ने आपके लिए कानून बना रखा है। दूसरी बात, हमें राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखो जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसकी वोट वैल्यू अधिक आएगी। क्या आएगी? वोट वैल्यू अधिक आएगी। तो इन्होंने किया इसका विरोध कि हम भी अब जनसंख्या को बढ़ाएंगे, इसका मतलब। और देखो अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी विधानसभा की सीट भी बढ़ेंगी, लोकसभा की सीट भी बढ़ेंगी, और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू भी बढ़ेगी। और देखो अब हर कोई चाहता है, जैसे फैमिली में अभी हमारे परिवार में प्रावधान कर दिया जाए कि जिसके घर में जितने वोट हैं उस वोटर को सरकार द्वारा हर वोटर को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अब जब 10,000 रुपये दिए जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? जनसंख्या बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उन्हें क्या हो रहा है? फायदा। तो ऐसे ही इनको फायदा हो रहा था, यूपी बिहार जो पश्चिम वाले राज्य हैं।
तो इन्होंने इनका विरोध किया, तो इसलिए फिर संविधान में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इस जनसंख्या को 2000 तक कौन सी जनसंख्या रखी गई? 1971 की जनसंख्या रखी गई। कौन सी जनसंख्या? 1971 की जनसंख्या रखी गई। यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया कि 2000 तक जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट वैल्यू ली जाएगी वो किसकी ली जाएगी? 1971 की जनसंख्या के आधार पर वोट वैल्यू निकाली जाएगी। अब जैसे ही 2000 आया तो फिर संविधान में 42 का डबल कर दो, कितना? 84। तो 84 के द्वारा इस जनसंख्या को 2026 तक, कहां तक? 2026 तक बढ़ा दिया गया है कि ये जनसंख्या कौन सी रहेगी? 1971 तक की, 71 की जनसंख्या 2026 तक रहेगी। तो वर्तमान में अभी जो जनसंख्या के आंकड़े लिए जा रहे हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी जनसंख्या के आंकड़े लिए जा रहे हैं? 1971 की। और ये 2026 तक राष्ट्रपति के इलेक्शन होंगे, उस तक जो जनसंख्या ली जाएगी 1971 की ली जाएगी। देखो अभी हमारे नए संसद भवन का निर्माण किया गया है या किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 2026 के बाद पुनः सीमांकन होगा और जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है वहां पर सीटें बढ़ेंगी। अब सीटें बढ़ेंगी तो संसद में जगह नहीं है, इसलिए नए संसद का भवन, ये हमारी जो सुमित्रा महाजन थी अगली लोकसभा में अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि 2026 में सीटें बढ़ेंगी और इसलिए उससे पहले संसद भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। इसलिए नया संसद भवन पहले ही इनके स्वागत के लिए तैयार कर लिया गया है, क्योंकि 2026 के बाद सीटें बढ़ेंगी और 2026 तक जो सीटें रहेंगी या जो वोट वैल्यू निकाली जाएगी वो 1971 की जनसंख्या के अनुसार निकाली जाएगी। और इसे प्रावधान 2000 तक तो 42वें के द्वारा कर दिया गया था, फिर जब जैसे ही 2000 खत्म होने वाला था तो फिर इसे 84वें के द्वारा बढ़ा करके इसको जो कब तक कर दिया है? 2026 तक कर दिया गया है। इस तरीके से अगर हम बात करें अभी हमारा और यानी हमारे पापा जी का राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भागीदारी नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि जो उनका जन्म 1971 से पहले हुआ है उनको जनसंख्या को आधार बनाया जा रहा है और हमारे पिताजी का तो बाद में हुआ है। हाँ, कुछ 71 के पहले जिनका जन्म हुआ है वो मर भी गए, परंतु फिर भी उनकी वोट वैल्यू को निकाला जा रहा है। इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या है, जो आधार वर्ष है, वो 1971 की ली जाती है। किसकी ली जाती है? 1971 की ली जाती है। क्लियर हुआ? अब देखो एक एग्जाम्पल के तहत हम इसको निकालने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के तहत हम राजस्थान के उदाहरण, राजस्थान के एक एमएलए या विधायक का मूल्य, एमएलए का मत मूल्य अब कैसे साहब? देखो 1971 में जो राजस्थान की जनसंख्या थी वो थी 2,57,65,806। कितनी थी? 2,57,65,806। अब हमारे निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 200 डिवाइड बाई 1000। अब देखो ये आएगा 129। राजस्थान के एमएलए का, एक एमएलए का मतमूल्य कितना है? 129। कितना है साहब? 129। अब देखो अगर इसमें यह भी लिख रहा है कि जैसे मान के चलो हमारा परसेंटेज होता है 49.65 या 49.51 होता है, तो हम क्या कहते हैं? हमारा परसेंटेज कितना है? 50% है। यानी 50 से 0.50 से ऊपर है, 5 से ऊपर है तो उसे एक मान लिया जाता है, कम है तो वो एक नहीं माना जाता है। तो वो भी यहाँ लिख रहा है अगर पॉइंट से ऊपर आता है 5 से तो वो क्या माना जाएगा? एक की गणना की जाएगी।
तो राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना है? 129। एक का है, ध्यान रखना, एक का 129 है, एक का 129 है, तो सभी का कितना होगा? तो राजस्थान के सभी एमएलए का मत मूल्य कितना होगा साहब? राजस्थान के सभी एमएलए का, तो देखो एक का कितना है? 129, तो 200 का कितना होगा? 0 8 5 और 2, 25,800। यानी राजस्थान के सभी एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो कितना होगा? 25,800। यानी यदि राजस्थान का एक एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में जिसको वोट दे रहा है उसके मत मूल्य कितने माने जाएंगे? 129 माने जाएंगे, परंतु राजस्थान के सभी एमएलए का मत मूल्य कितना होगा? 25,800। क्या होगा? राजस्थान के एक एमएलए का मत मूल्य कितना होगा? 129, और सभी का कितना होगा? 25,800। इसी तरीके से हम जैसे कुछ उदाहरण लें, जैसे सबसे ज़्यादा तो यूपी का है, यूपी का 208। अपने राजस्थान का बात करें, राजस्थान का है 129। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का है 58। अगर बात करें पांडिचेरी की, पुदुचेरी की, तो इसका साहब 16 ही है। कितना है? 16। यानी अगर एक यूपी का एमएलए वोट देता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 208। अगर एक राजस्थान का देता है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी होगी? 129। यदि दिल्ली का देता है तो उसकी कितनी होगी? 58। और यदि पुदुचेरी का देता है तो उसकी कितनी होगी? 16। इस तरीके से अलग अलग राज्यों की अलग अलग वोट वैल्यू होती है। अगर आपसे कहेंगे अगर बात करें कि यूपी के सभी एमएलए का, तो एमएलए की संख्या कितनी है? 403। इसमें राजस्थान की 200, दिल्ली की 70, दिल्ली की कितनी है? 70, तो यूपी दिल्ली का टोटल आ जाएगा, और पुदुचेरी की है 32। इस तरीके से हम राष्ट्रपति के चुनाव में क्या निकालते हैं? मत मूल्य निकालते हैं। ये क्लियर हुआ। अब देखो एमएलए का तो आ गया, अब निकालेंगे साहब एमपी का, सांसद का। किसका? सांसद का मत मूल्य। तो सांसद का मत मूल्य निकालने से पहले हमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा। वो चीज क्या है कि जैसे सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? सभी राज्यों के एमएलए का मत मूल्य कितना होता है? तो इनका होता है 5 4 9 4 9 5, 5 4 9 5 4 9 5 4 9 4 9 5, यानी 5,49,495। तो हम कह सकते हैं कि सभी एमएलए का, सभी विधायकों का, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं के, सभी राज्यों की विधानसभाओं सभी राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए का कुल मत मूल्य कितना होगा? ये है साहब, कुल मत मूल्य है ये वाला 5 4 9 4 9 5, ये है
ये कैसे, जैसे इनको मल्टीप्लाई कर दो ये आ जाएगा, जैसे राजस्थान का आया 25,800, इनको मल्टीप्लाई, ऐसे सभी राज्यों को करेंगे तो ये मत मूल्य आएगा। क्या मत मूल्य आएगा? ये वाला मत मूल्य आएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्य हैं, जो राज्य हैं उनका मत मूल्य क्या है? 5, 4, 9, 4, 9, 5। सभी राज्यों का मत मूल्य, एमएलए के जो जितने भी एमएलए हैं, हमने एमएलए पढ़े थे, जैसे 4020 राज्यों के और 100 दिल्ली और पांडिचेरी के, तो 4120 हुए। इन 4120 एमएलए का जो मतमूल्य है वो ये है। क्या है साहब? ये है। अब देखो, अब निकालेंगे हम एमपी का। किसका निकालेंगे? एमपी का मतमूल्य, सांसद का मतमूल्य का सूत्र। सांसद या एमपी, सांसद एमपी का मतमूल्य, देखो साहब, इसमें क्या है कि सभी राज्यों के एमएलए का मतमूल्य, सूत्र है सभी राज्यों के एमएलए या विधायक का कुल मतमूल्य, यानी सभी राज्यों के एमएलए का कुल मतमूल्य। तो कुल मतमूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। अब देखो साहब, अभी यानी एमपी या सांसद का मतमूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है कि सभी राज्यों के एमएलए का कुल मतमूल्य को जोड़ लो और संसद के निर्वाचित सदस्यों का उसमें क्या कर दो? डिवाइड। यहाँ 1000 नहीं है। अब देखो, बात करें तो अभी हमारे सभी राज्यों के एमएलए का मतमूल्य कितना है? तो ये है 5, 4, 9, 4, 9, 5। ये है। अगर संसद के निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो ये हैं साहब 776, अभी हमने पढ़ा, तो ये आएगा 708 के आसपास लगभग। क्या आएगा? 708 के आसपास आएगा, लगभग में आएगा। तो देखो, हम अगर बात करें कि एक एमपी का मतमूल्य कितना है? 708, तो हम कह सकते हैं एक सांसद का मतमूल्य तो कितना आया? एक सांसद का मतमूल्य आया साहब 708। देखो, चाहे सांसद यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, उनका मतमूल्य समान होता है। क्या होता है? मतमूल्य समान होता है। अगर राजस्थान के जो 25 एमएलए हैं उनमें से एक एमएलए वोट देगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 708 होगी। कितनी होगी? 708। परंतु चाहे वो अगर यूपी का एक एमपी सांसद वोट देगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 708। दिल्ली का देगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 708। पांडिचेरी का देगा कितनी होगी? 708। परंतु अब एक चीज निकल के आई कि राज्यों का, अलग अलग राज्यों के एमएलए का अलग अलग मतमूल्य होता है। राज्यों के एमएलए का अलग अलग राज्यों के, एक राज्य के एमएलए का तो सेम होगा। राजस्थान के एक का कितना है? 129, परंतु यूपी के का अलग है, ये 208 है। दिल्ली के का 58 है। पांडिचेरी का कितना है? 16। तो इस तरीके से राज्यों के जो एमएलए हैं उनका मतमूल्य अलग अलग होगा, परंतु सांसदों का, एमपी का मतमूल्य समान होता है। क्या होता है? समान होता है। देखो साहब, हम कह सकते हैं, ये हुआ यहां तक।
अब देखो, हमने कहा था कि राज्यों और केंद्र के बीच क्या होगी, समतुल्यता होगी। जैसे अभी हम बात करें, अभी राज्यों का जो मतमूल्य है सभी का, वो राज्यों का कितना है, 5 4 9 4 9 5, ये है सभी राज्यों का। अब केंद्र की बात करें तो देखो, केंद्र में आया है लगभग 708, और उसको 776 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा, कितना आएगा, ये 5 4 9 और 4 9 5, यानी केंद्र का भी इतना है और राज्यों का। तो ये क्या हुई, समतुल्यता हुई, तुल्यता रही, क्या रही, समतुल्यता रही। और राज्यों के बीच आपस में क्या रही, एक रूपता रही, क्या रही, एक रूपता रही। इस तरीके से ये हुआ क्लियर। अब आप देखते हैं कि अलग अलग राज्यों के एमएलए का क्या रहता है, अलग अलग मतमूल्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के विधायक एमएलए का मत मूल्य, वोट वैल्यू अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। यानी एमएलए की मतमूल्य क्या होगा, अलग अलग। जबकि सभी सांसद एमपी चाहे वह यूपी, राजस्थान, दिल्ली, किसी का भी हो सकता है, चाहे वो अलग अलग किसी का भी हो, उनका मतमूल्य क्या होता है, उनका मतमूल्य समान होता है। क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, मतमूल्य समान होता है। क्या होता है, मतमूल्य समान होता है। तो अगर राजस्थान का एमपी है तो भी 708 होगा, अगर दिल्ली का एमपी है तो भी उसका कितना ही होगा साहब, 708 ही होगा। कितना होगा, 708 होगा। इस तरीके से हमने देखा। अब देखो एक चीज और यहां से क्लियर कर लेते हैं, जब इसको पढ़ ही रहे तो फिर ढंग से पढ़ें। देखो अगर बात करें, जैसे हम विधायक के लिए चुनाव कर रहे हैं, विधायक के लिए क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, और कोई विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर मान लेते हैं 100 वोटर हैं। कितने हैं, 100 वोट हैं। वहाँ पर जो वोट देने वाले हैं 100 में, एग्जाम बहुत होते हैं, लाखों में होते हैं, लगभग 10 लाख से ऊपर ही होंगे, और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मैं एग्जाम्पल के लिए 100 मान रहा हूँ। और मान लेते हैं वहाँ चुनाव लड़ने वाले हैं 4, A B C D, इस तरीके से चुनाव लड़ने वाले। मान लो इसको 20 मिले, इसको 25 मिले, और इसको 30 मिले, 50 और 75, और इसको 20 मिले, और मान के चलो 5 ने वोट ही नहीं दिए। तो अगर विधायक है, सांसद है या सरपंच है, जो भी हम वोट देते हैं, वो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। यहाँ तो ये होता है, इसे बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट बोलते हैं। परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता, राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। उसे एक न्यूनतम मत वैल्यू प्राप्त करनी होती है, एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ये तो 30% भी जीत रहा है, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। उसे कम से कम कितने वोट मिलने चाहिए, 50% वोट प्राप्त करने चाहिए। कितने परसेंट, 50%।
अगर उससे कम नहीं है तो वो विजयी नहीं होगा। अगर किसी को नहीं मिलते 50% तो क्या करेंगे, यानी जो क्या है, कोटा है, एक न्यूनतम वोट प्राप्त नहीं होते उसे कहते हैं कोटा। तो फिर क्या करते हैं, उसको आगे देखते हैं। देखो तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। क्या करना होता है, यानी एक आधार माना गया है, इतने वोट तो उसे प्राप्त करने ही होंगे, यानी क्या है, एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। अब उस कोटे को देखते हैं, यानी कोटा का सूत्र, न्यूनतम कोटा का सूत्र, न्यूनतम कोटा का सूत्र। देखो ये क्या है साहब, ये है कुल वैध मत। ये क्या है, कुल वैध मत डिवाइड बाई निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार की संख्या। थोड़ा सा इधर से लेते हैं, यानी हम न्यूनतम कोटा का सूत्र, न्यूनतम कोटा का सूत्र, न्यूनतम कोटा का सूत्र वो क्या है साहब, कुल वैध मत डिवाइड बाई निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार की संख्या प्लस एक, यानी ये इसका सूत्र है। अब देखो उम्मीदवार की संख्या क्यों लिख रहे हैं, देखो हम देखा जाए तो ये सूत्र वहाँ लागू होता है जहाँ एक से अधिक सदस्य एक साथ निर्वाचित होते हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है आनुपातिक एकल संक्रमणी प्रक्रिया, ये मुख्यतः राज्यसभा सदस्यों के लिए होती है, क्योंकि वहाँ एक से अधिक सदस्य एक साथ निर्वाचित होते हैं। जैसे किसी राज्य में 5 सदस्यों का चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर होता है, परंतु ये अपने राष्ट्रपति के लिए भी क्या है, लागू है। अगर बात करें न्यूनतम यानी जो कोटा है वो क्या है, तो कुल वैध मत, यानी जिसमें जो वोट डाले जाने वाले हैं उनकी संख्या और निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार की संख्या, उसमें क्या कर दो, +1 कर दो और +1 कर दो, 1 कर दो। इसे हम बोल सकते हैं आधे से 1 अधिक। यानी जैसे मान के चलो अभी ले लेते हैं कि 100 वोट कितने हैं, एग्जाम्पल से लेते हैं, कुल वैध मत 100 हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित कितने होते हैं हमारे यहाँ, 1 + 1 + 1, तो 100/2 + 1। तो मैथ का रूल कहता है पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना आया 50।
50 प्लस 1 यानी 51 वोट होने चाहिए। 51, इसको कह सकते हैं 50 से 51 मतलब आधे से एक अधिक। तो एक तो क्या हो गया, आधे से एक अधिक। दूसरा कह सकते हैं 50% से एक अधिक। इसी को अलग तरीके से उसका सूत्र को 50% हुआ यानी 100 का 50% और एक अधिक, तो 50% से एक अधिक, 50% से एक अधिक। देखो भाई, एग्जाम में हम तो सेट कर नहीं रहे। अब जो एग्जाम में सेट कर रहा है वो क्वेश्चन रखेगा कि राष्ट्रपति के कोटा के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो वो रखेगा कुल वैध मत और उसको निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या और प्लस एक से, इस तरीके का। वो याद रख रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए आधे वोट प्राप्त करने चाहिए, नहीं आधे से एक अधिक, ये सेंटेंस सही होगा। या 50% वोट प्राप्त करने चाहिए, ये भी गलत है। 50% से एक अधिक। अब क्या ये 51% कर सकता है ना, 51% नहीं है। अब ये 100 लिया है इसलिए 51% हो रहा है। मान के लो मैं 1000 ले लेता तो ये 51% नहीं होता। अब 1000 मान के चलो 1000 ले लिया बटे 1 प्लस 1। अब ये कितना हुआ 2, तो 1000 में डिवाइड 2 प्लस 1 तो कितना आ गया 501। अब 501 51% नहीं है, तो ध्यान रखना वो सेंटेंस रखेगा कि 51% वोट प्राप्त करने चाहिए, नहीं 51% नहीं 50% से एक अधिक होना चाहिए बस। 51% नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते इसे, 51% हम नहीं कह सकते, इसलिए आधे से एक अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधे से एक अधिक होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इसी को हम इस बात को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं। यानी जो कोटा निकाला क्या निकाला, कोटा। तो जो कोटा का जो फॉर्मूला था, इससे किस तरीके से वो सवाल रखता है, इसका क्या क्या अर्थ है, तो हम इसको कई तरीके से देखते हैं। यानी कोटा का सूत्र अभी हम देख रहे थे, कोटा का सूत्र। तो सूत्र क्या है साहब, सूत्र है कुल वैध मत, कुल वैध मत बटे निर्वाचित होने वाले सदस्य, निर्वाचित होने वाले सदस्य प्लस 1 इस तरीके। इसी बात को हम जैसे हम निकाल के देखते हैं अभी, तो इसी बात को द्वारा कैसे कह सकता है, या आधे से अधिक वोट प्राप्त होने चाहिए, आधे से एक अधिक प्राप्त होने चाहिए। या इसी बात को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 50% प्लस एक वोट। 51% नहीं हो सकते, 51% नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि 51% नहीं है, 50 आधे और एक अधिक वोट प्राप्त होने चाहिए, इस तरीके से। अब देखो कुल वैध मत कितने हैं, तो देखो हमने देखा था कि हमारे कुल वैध मत कितने हैं, तो हमारे सभी राज्यों के एमएलए का मतमूल्य कितना निकला, एमएलए का निकला 5 4 9 4 9 5, ये एमएलए का। और हमने कहा इनके बीच में क्या होती है, समतुल्यता, तो ये क्या हो गया एमपी का 5 4 9 4 9 5, ये कुल वैध, इन एमएलए के इतने और एमपी के भी इतने हैं, तभी तो समतुल्यता होगी। अब देखो 0
18 और 1 19, 8 और 1 9 और 9 दूना 18 और 9 और 10। कुल वैध मत इतने हुए। तो कुल वैध मत कितने हुए? कुल वैध मत 10, 9, 8, 9, 8, 9 और 9 0 ये हुए। अब हमने कहा हमारे यहाँ निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने हैं? 1, और राष्ट्रपति एक ही चुना जाता, और +1 और +1। अब देखो साहब, ये हो गया। ये कोटा का क्या निकला? सूत्र। कुल वैध मत ये हुए। अब बात करें 1098990 डिवाइड बाई 2 +1 अब इसको करते हैं 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, 4, 9 कितना आया? 9, 4, 9, 5 वही आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें प्लस कर देंगे 1, तो ये आएगा 5, 4, 9, 4, 9, 6 हो जाएगा। तो कम से कम इतने मत प्राप्त करना होंगे, मत प्राप्त करने होंगे। देखो अब ये 51% नहीं हुआ ना, इसका आधा इतना 50% और +1 कर दिया, तो ये से हम कह सकते हैं कि 50% +1, या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं आधे +1। तो इस तरीके से इसकी भाषा बनती है। क्या बनती है मेरे दोस्तों? भाषा बनती है। इस तरीके से हमें इसे ध्यान रखना होगा। तो ये हुआ हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब देखें कि राष्ट्रपति के, देखो अगर कोई विधानसभा भंग है हो गई है, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और विधानसभा क्या हो गई? भंग हो गई, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के अगर कोई विधानसभा क्या हो गई है? भंग हो गई है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। विधानसभा भंग हो जाती है तो वो विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और यदि कोई सदस्य रिक्त है, सदस्यता या स्थान खाली है, कोई विधानसभा भंग हो गई, तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा भी नहीं इस आधार पर। पहली बात तो यह कि विधानसभा भंग होने पर उसके जो MLA हैं वो क्या नहीं लेंगे? भाग नहीं लेंगे। और कोई सीट रिक्त होने पर इस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को रोका नहीं जाएगा कि अभी ये सीट खाली है और राष्ट्रपति के चुनाव को रोक दिया जाए, तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद हैं, अनुच्छेद 71 कहता है कि इनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि उनकी सुनवाई केवल उसी में की जाएगी। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उनकी सुनवाई केवल कहाँ की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। ये हमारा हुआ राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, और हमने पूरे डिटेल से पढ़ा, पूरे डिटेल से समझा। और जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ से इसके अलावा सवाल बनने की कोई संभावना नहीं बनती। और अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।